गुरुदेव। प्रे कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमारे साथ में डॉक्टर लोकेश जी भी जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो एक धन्वंतरी प्रेयर से शुरू करेंगे, आप भी। ओम नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। है ना, स्वास्थ्य हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं, हम रहेंगे स्वस्थ तो इंडिया रहेगा स्वस्थ। नहीं, तो इसमें छोटी छोटी बातें अगर वो हमारे ध्यान में आ जाएं, समझ में आ जाएं, तो काफी कुछ आसान हो जाता है ना। जैसे आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा तो जीवन का विज्ञान है ना। साइंस हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण साइंस है, और ऐसा विज्ञान जो आया था ध्यान की अवस्था में। ध्यान का आयुर्वेद से गहरा संबंध है। आप सोचिए, हजारों साल पहले, 5000 साल पहले सपोज मान लें हम, विज्ञान आया, तो कैसे उन लोगों ने ये जाना होगा कि ये औषधि इस व्यक्ति के लिए अच्छी है, खराब है? कैसे पॉसिबल है? ये है ध्यान की महत्ता। समाधि, समाधि के अंदर आप देख पाते, समझ पाते। और अगर आप देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया था पंचकोश। हमको अक्सर लगता है कि हम शरीर है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया कि हमारे 5 कोश होते हैं, हजारों साल पहले, है ना। इसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश का मतलब एक शरीर। अन्नमय मतलब जो आपका ये जो शरीर नजर आता है वो अन्नमय कोश माना गया, जिसका खाने से, जिसका चलता है, भरण पोषण होता है। और प्राणमय कोश जो हमारे अंदर लाइफ फोर्स है ना। मनोमय कोश हमारे जो मन में विचार और भावना उत्पन्न होती है। विज्ञानमय कोश जो हमारे अंदर बुद्धि है, निर्णय लेते हैं हम, जो हमारा ज्ञान है। और आनंदमय कोश जिसकी तलाश हम हर जगह करते आ रहे हैं, पर वो भी हमारा हिस्सा है। आनंद की तलाश में हम इधर उधर भटकते हैं और शायद तभी स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे हो जाता है। ये बात हमें समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। और अगर आप देखो, योग और आयुर्वेद दोनों भाई बहन जैसे लगते हैं मुझको तो। क्यों? दोनों के प्रिंसिपल एक है, सांख्य योग, कि 5 महाभूत हैं, पुरुष और प्रकृति हैं। उन दोनों के मिलन से सब कुछ सृष्टि की रचना हुई। योग का ध्यान मनोमय कोश, प्राणमय कोश पे ज्यादा है। आयुर्वेद का प्राणमय कोश, मनोमय कोश और अनुमय कोश पे ज्यादा फोकस मान सकते हैं। अगर दोनों में अंतर देखें कि उसको कैसे ठीक करें, पर दोनों जुड़े हैं, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों एक ही प्रिंसिपल का अनुसरण करते हैं। तो
आयुर्वेदा क्या थे बताते, भगवान धन्वंतरी आए, उन्होंने आयुर्वेदा का ज्ञान कम से कम 8000 साल पहले दिया। बहुत सारी ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कौन-कौन से डॉक्टर लोकेश जी? काफ़ी हैं, जो हाँ महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, भाव प्रकाश है, कई सारी पुस्तक हमने जो है बहुत सारी ग्रंथ पुस्तकें जो बहुत सालों से चली आ रही, हजारों सालों पुरानी। Yes. और आज भी जब शिक्षा हमारे डॉक्टर शिक्षा लेते हैं, तो इनका अध्ययन किया जाता है। और सुश्रुत इन सब के बारे में थोड़ा बताइए, चरक और सुश्रुत के बारे में। हाँ, चरक ने खास करके जो है काया चिकित्सा के बारे में कि आप खान पान से और औषधि से अपने को ठीक रखें, और सुश्रुत ने फोकस थोड़ा सर्जरी पे किया। बेसिक तो सब में सेम है, बट उनका फोकस मेडिसिन पे ज्यादा था, इनका सर्जरी पे थोड़ा ज्यादा था, बस इतना अंतर है ना? सर्जरी को कितने हजारों साल पहले बताया गया, यंत्र बनाए गए और उसको जीवन के अंदर ढाला कि हम सब स्वस्थ रह पाए, है ना? और अगर आप देखते हैं कैसे इसमें थोड़ा-सा आइडिया बनता है कि 5 हम सभी जानते हैं, पंच महाभूत से हम सब बने हैं, इस पूरा संसार का रचना हुआ है। कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हैं? ये पंच महाभूत हैं। आयुर्वेद भी इनको मानता है, योग भी इनको मानता है। क्योंकि दोनों इसी नियम पे चलते हैं, पंच महाभूत के नियम पे। इसमें अगर हम देखें, आपने सुना होगा वाता, पित्ता, कफा होती है प्रकृति। तो वाता क्या है? वाता में क्या है? कॉम्बिनेशन है आकाश और जो वायु तत्व है उन दोनों का। तो जो जिनके अंदर वाता डोमिनेंट होता है, या ये 2 प्रिंसिपल जो आकाश और वायु का मिलन ज़्यादा है, जिसके प्रभाव ज़्यादा है, उसको वाता प्रकृति बोलते हैं। पित्त क्या है? अग्नि और जल। अग्नि जल का मिश्रण ही पित्त है। अब इसका एग्जाम्पल एसिड जो होता है वो अग्नि भी है और पानी भी है। कफ क्या होता है? पानी और पृथ्वी का मिश्रण। तो इनका जो इम्पैक्ट है, अगर हमारे शरीर में इन प्रिंसिपल का ज्यादा डोमिनेंट है, उसी को प्रकृति बोलते हैं। जब आप स्वस्थ थे, कब बोलेंगे प्रकृति? बताइए डॉक्टर साहब। है। जी, पंच प्रकृति तत्वों कब का बोलते शरीर हैं? होता है ना। प्रकृति कब बोलते हैं और विकृति कब बोलते हैं? हाँ, इसके प्रकृति साथ। जो हम उसके साथ पैदा हुए हैं, तो हमारी प्रकृति हो गई। अगर पैदा होते समय आकाश और वायु तत्व ज्यादा है, तो आदमी बिल्कुल दुबला पतला रहेगा, 35-45 किलो के बीच वजन रहेगा, मोटा नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बोलते हैं और हमेशा चलते फिरते रहते हैं, तो वो प्रकृति हो गई। लेकिन अगर किसी में वात की अधिकता हो जाए, जैसे आकाश और वायु तत्व की अधिकता हो जाए और वो भी विकार पैदा करे, तो विकृति हो गई। तो फिर क्या करेगा? ज्वाइंट पेन होंगे, गैस बनेंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, ड्राइनेस आने लगती है। तो विकृति में शरीर में विकार आ जाता है, और प्रकृति मतलब आपका स्वभाव ऐसा है। जो नेचुरल है आपका, मतलब जब हम पैदा हुए, जो नेचुरल रहा, जब आप स्वस्थ थे। अब पैदा हुए थे, मान लो कोई बच्चा अस्वस्थ रहे, तो उसको प्रकृति मानेंगे, विकृति मानेंगे? उसको विकृति मानेंगे। जो विकार आ उसको गया, विक तो अस्वस्थ है तो विकार है, और हाँ, उसके साथ हैप्पी, जैसे वात प्रकृति बिल्कुल चलते फिरते वो खुश रहते हैं। हाँ। लेकिन कोई तो दूसरा आदमी रेस्टलेस हो जाए तो वो विकार हो गया। हाँ, तो आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और स्वस्थ है, तो उसको हम प्रकृति बोलते हैं, है ना? और उसमें कोई ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो इसको बोलेंगे विकृति। प्रकृति और विकृति ये दोनों चीजें हैं, है ना? सबका एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, कुछ भी हो सकता है। बताइए थोड़ा इसके बारे में। जी, जैसे आकाश और वायु की अधिकता अगर शरीर में हो जाती है और वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, जिसको हम विकार बोलते हैं, है ना। तो विकृति में क्या होगा? गैस ज्यादा बनेगी, जोड़ दुखेंगे, विचार ज्यादा, नींद कम, एंजाइटी, रेस्टलेस, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, आर्थराइटिस, ये सब वात के विकार से होते हैं। ऐसे पित्त की अधिकता अगर हो जाए, इसमें अगर अग्नि तत्व ज्यादा हो जाए, तो पित्त विकार में क्या होगा? इंडाइजेशन हो जाएगा, हाइपर एसिडिटी, हेडेक, माइग्रेन, अर्ली ग्रे हेयर, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी एलर्जीज, ब्लड फॉर्मेशन में दिक्कत आ जाएगी, देखने में दिक्कत आ जाएगी, आंखों का प्रॉब्लम है, इंटेलेक्ट में फर्क पड़ जाएगा। दो थॉट्स एक साथ आते हैं कि दो डिसीजन एक साथ आते हैं, मैं ये काम करूंगी वो करूं, आज करूंगी कल करूं, ये पित्त की गड़बड़ी हो जाती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब पित्त से आ जाता है, ये पित्त का विकार हो गया। ऐसे कफ की अगर विकृति शरीर में हो जाए, तो कफ में वाटर नर्थ, शरीर में भारीपन आ जाता है,
शरीर थका थका टूटा टूटा रहता है, आलस्य, तंद्रा, प्रमाद, मतलब डिल्यूजन आने लगता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट माइंड में बन जाता है, तो वो तमस आने लगता है। फिर उसके बाद मन को भी वो आच्छादित कर देता है, थकावट, सुस्ती, भारीपन आ जाता है, और फिर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, डायबिटीज वगैरह ये सब होने लगते हैं। उसके कारण भी ओबेसिटी आ जाती है, बिना खाए भी शरीर मोटा होने लगता है। जी जरूर। अगर आप ध्यान से देखें तो कितनी बड़ी साइंस है, साइंस है ये, कोई आयुर्वेदा कोई वो नहीं है कि ऐसे उठा के किसी ने बोल दिया। इसके पीछे विज्ञान है, ये है ना, इसी को विज्ञान बोलते हैं। तो ऐसे कफा दोषा जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, वात मतलब क्या, वायु तत्व ज्यादा है, वायु तत्व ज्यादा है तो ये सब स्किन पतले रहोगे आप। आकाश और वायु ज्यादा है तो मास्क नहीं आ रहा है ना। पित्त है तो वही फायर ज्यादा है, मतलब अग्नि आपके अंदर ज्यादा है, तो फिर अग्नि ज्यादा होने से कैसे होंगे सब रैसेस, पिंपल, एसिडिटी, ये सब आता है ना। गुस्सा जैसे बोला, चिड़चिड़ापन हो जाता है। वात वाली मतलब हवा चंचलता ज्यादा है, चंचलता ज्यादा है तो एक जगह नहीं टिकते, इधर उधर भागते रहते, है ना। कफा मतलब ठोस हो गए, वाट पानी और पृथ्वी, पृथ्वी ठोस होती है, तो ऐसे लोगों में जो म्यूकस होता है वो भी ज्यादा बनता है, शरीर भारी रहता है और आराम से चलते हैं, जल्दी नहीं चलते। वात से एकदम अपोजिट है कफा, है ना। मोटे, सुस्त और आलसी लोग सबका प्यारे भी होते हैं बहुत, लेकिन किसी चीज जी का बुरा नहीं मानते, है ना। जी। इजी गोइंग होते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ऐसी चीजें भी होती है ना। आयुर्वेद बोलता है कफा इज बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लीस्ट बॉदर पर्सन ऑन द प्लेनेट। किसी भी काम के लिए ना नहीं बोले, कुछ भी बोलो हाँ कर दे, लेकिन टाइम पे कभी कोई काम नहीं करेंगे। हैप्पी गो लकी होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्यों करें। और वाता एकदम उल्टे होंगे, आपका कोई भी काम होंगे तुरंत बोलेंगे, जल्दी समझ जाएंगे और जल्दी भूल भी जाते हैं। आधा काम करेंगे, आधा भूल जाएंगे। 100%, 70% काम उन्होंने कर लिया कोई प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ी बात है। 60% के बाद उनके मन में चंचलता रहती है, दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो ये बात का कहीं ना कहीं आपके मन पे प्रभाव है। और पित्त वाले कैसे होते हैं डॉक्टर साहब, गुस्सा जल्दी पित्त आएगा। वाले जो है मॉडरेट बिल्ड, गुड लुकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, परफेक्शनिस्ट, डायनामिक, इंटेलिजेंट, they think they are intelligent, and short temperament also. Small things can bother them, they want everything perfect. हाँ, उनके अंदर तो तितिक्षा होती है ना, वो कम रहती है, जल्दी से सहन नहीं कर पाते, कोई कुछ बोल दे कर दे, तो सबको उनके हिसाब से चलना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं ना, मन में विचार आए और हम सोचते हैं वो सामने वाले को ऐसे कर रहा, हम बताएंगे नहीं उनको, मन में हमारा विचार है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा समझ जाए। ये कहीं ना कहीं पित्त की बात है, कंट्रोलिंग हो जाता है ना। बैलेंस होने से काफी अच्छा होता है। कैसे बैलेंस रखेंगे, अब जैसे पित्त हमने दोष की बात कर दी, अनबैलेंस से ये सब परेशानियां हुई, अब बैलेंस कैसे रखते हैं, है ना, वात को कैसे बैलेंस रखेंगे डॉक्टर साहब। हाँ, वात को आयुर्वेद कहते हैं कि वात बैलेंस के लिए स्टे काम, स्टे वार्म, है ना, रिलैक्सेशन, कीप काम एंड कोजी। तो ठंडी, जहां पर ठंडी जगह है, ठंडी जगह से बचना है, शीत के प्रभाव से बचना है, ठंडी हवा से बचना है, और जो शरीर में वात बढ़ाने वाले आहार विहार, खास करके आयुर्वेद कहते हैं कि आहार में जो है 6 रस होते हैं ना, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर, अम्ल, लवण तो अच्छा होता है वात के लिए, कटु, तिक्त, कषाय का सेवन कम करना है, ठंडी तासीर वाली चीज से बचना है, बहुत ज्यादा सूखे खाने जैसे होते हैं क्रैकर, चिप्स वगैरह, इनसे बचना है, राजमा, चना, मटर जो मोटी दालें, इनमें भी गैस होता है, इनसे थोड़ा कम सेवन करना है, और कोल्ड प्लेस से बचना है खास करके, है ना। जैसे कोल्ड क्लाइमेट। डॉक्टर साहब ने कितना अच्छे से बताया, 6 आयुर्वेद में जो क्लासिफिकेशन है, इनका क्लासिफिकेशन है स्वाद से, तो ऐसे बोलते 6 स्वाद होने चाहिए हमारे खाने में। तो 6 स्वाद कैसे हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, है ना, स्वीट, सॉल्ट, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, ये स्वाद है। लेकिन वात के लिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कौन कौन से आपको अवॉइड करने हैं बैलेंस करने के लिए। कटु, तिक्त, कषाय, नीचे वाले 3 है ना, जो पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, इन स्वादों को खाने में कम करना होगा आपको, कम करना होगा, है ना, यही विज्ञान है। वैसे तो आयुर्वेद कहता है ना कि
षड रस का भोजन होना चाहिए कि मधुर रस से शुरू करो और कसाय से अंत करो। लोग उल्टा करते हैं, पहले सब वो खाते हैं चिप्स वगैरह जो आजकल वो सब लेते हैं, चिप्स को डुबा के उसमें खाते हैं, तो पहले कसाय रस का और इसका अम्ल रस का सेवन पहले करते हैं और मधुर लास्ट में लेते हैं, तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं सब लोग कि आयुर्वेद के हिसाब से थोड़ा सा मीठा खाएं तो शायद पित्त उससे बैलेंस होगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, हाउ इट वर्क्स? हाँ, इसका योगी जी ऐसा नहीं कि देखो हमारा जो सिस्टम होता है ना बहुत स्मार्ट होता है कि अगर आपने अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो बॉडी को कुछ तो कैलोरीज चाहिए होता है, कुछ प्रोटीन चाहता है, कुछ फैट चाहिए है, कुछ मिनरल्स चाहिए, कुछ विटामिन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एंजाइम्स छोड़ता है हमारे सिस्टम में, बाकी मल के रूप में निकल जाता था। अगर हमने अपनी कैलोरीज मधुर रस से ले ली तो वो कैलोरी के लिए एंजाइम नहीं छोड़ेगा, सिर्फ उतनी मात्रा में छोड़ेगा जितना बॉडी को प्रोटीन और फैट चाहिए, तो बॉडी में एक्स्ट्रा वेट कभी आएगा ही नहीं। बहुत अच्छा सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ कई लोगों को कि जिनको वेट लॉस करना है वो थोड़ा सा खजूर या गुड़ से शुरू करें, एक्स्ट्रा 1 भी पाउंड गेन नहीं होगा अगर वो ये चीज को फॉलो करते हैं तो। ये सब नोट कर लें, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, है ना, कि और मधुर अंत रस में से। इसलिए जो बटर मिल्क लेते हैं ना वो कषाय रस में आ जाता है, या आशा वरिष्ठ लेते हैं, द्राक्षा सब है, आशा वरिष्ठ जितने आते हैं आयुर्वेद में, तो रात को भोजन के बाद अरिष्ट ले सकते हैं क्योंकि वो अल्कोहल बेस होता है उसका, तो उसमें हल्का सा आदमी को हो सकता है कि भाई नींद के लिए भी अच्छा होता है और वो बॉडी में कफ नहीं जमने देता, क्योंकि उस कषाय रस होता है, तो कषाय रस क्या करते हैं हल्का सा वात को थोड़ा एलिवेट करता है, तो भोजन के बाद जो तुरंत कफ बनता है वो नहीं जमेगा, तो कभी भी रात को आपको जो है भारीपन नहीं लगेगा, सुबह सुबह उठोगे तो एकदम तरोताजा उठोगे। हाँ, शायद इसीलिए गुरु जी के पिताजी, हम लोग पिताजी बोलते थे, है ना, सिद्धा के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, जी जी जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते थे, आपके चार्ट देख के वो बता सकते थे आपको क्या बीमारी है ना। तो वो भी हमेशा राक्षस का सेवन कराते थे हम सबको, आश्रमाइट को, आश्रम में रहते हुए। शायद आपको भी दिया होगा कभी। जी 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 बिल्कुल। है ना, पिताजी बताते थे कि इसको ये लेना अच्छा है ना। अभी पित्त की बात भी कर लेते हैं डॉक्टर साहब। जी जी। सो पित्त में खास करके जो है ना कि कषाय तिक्त और मधुर रस से पित्त बैलेंस होता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा अम्ल है, बहुत खट्टा जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा साल्टी है और बहुत ज्यादा तीता जो मिर्च जो होता है ना, ये पित्त को बढ़ाता है। अच्छा, Sweet, bitter and astringent is good for pitta. Sour, too salty and pungent is not good. और कफ के लिए क्या बताया आपने? कफ के लिए जो है मधुर अम्ल और लवण अच्छा नहीं है, लेकिन कटु तिक्त कषाय अच्छा। देखो जो वात के लिए अच्छा वो कफ के लिए अच्छा नहीं, जो कफ के लिए अच्छा वो वात के लिए, एकदम अपोजिट है। हाँ, एकदम अपोजिट लग रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल एक एकदम चंचल अपोजिट है, है। एक ठोस है। इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है योगी जी कि वात और कफ जो एक ही चीज से बढ़ते हैं, शीत गुण। आयुर्वेद भोजन के साथ रस के अलावा ये गुण की भी बात करता है कि हम जो भोजन द्रव्य जो लेते हैं, हम आहार औषध जो हम सेवन करते हैं, इसमें 20 तरह के गुण बताए गए हैं, तो गुणों के आधार पे भी वात पित्त कफ में फर्क पड़ता है। तो शीत गुण एक ऐसा होता है जो वात और कफ दोनों को बढ़ाता है, इसलिए ठंडी के टाइम पे वात भी बढ़ती है और लोगों में मोटापा भी बढ़ता है। वात और कफ दोनों एकदम से जो है सर्दी में एक साथ बढ़ जाते हैं। इसलिए सर्दी के तुरंत बाद बताया कि जैसे बसंत ऋतु आती है तो बॉडी में कफ मेल्ट होने लगता है। जब हम कफ की बात कर रहे हैं तो शहद के सेवन की बात बताई, उस समय शहद को जो है पानी में घोल के पीना चाहिए, तो वो कफ को मेल्ट करने में मदद करता है। तो लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में शहद पीते हैं, तो अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है, वो बॉडी में जहर बनाता है, आम बोलते हैं जिसको, टॉक्सिन्स। अच्छा, इसलिए शहद को हमेशा ताजे पानी में घोल के पीना चाहिए। तो जिनको तो वेट लॉस करना है वो 1 साल पुराने शहद का सेवन करें, ताजे पानी में घोल के दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। और जिनको वेट गेन करना है वो ताजे शहद का इस्तेमाल करें। अच्छा, तो दोनों ताजा में। शहद वजन बढ़ाता है, पुराना घटाता है, ये जानकारी बहुत जरूरी है। और कभी उसको गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए, या चाय कॉफी या दूध में डाल के लोग पीते हैं गर्म, उसमें वो बिल्कुल पॉइजन है, नहीं लेना चाहिए।
अच्छा, ये कैसे होता है डॉक्टर साहब कि शहद पुराना और ताज़ा नया नया जो उसका में? हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है ना, आजकल तो वो पैकिंग डेट से पता लग सकता है। अगर पैकिंग डेट साल भर पुरानी है तो 6 महीने तो उसको मार्केट में आते आते लग जाता, तो वो पुराना मान के चलो। या एक्सपायरी डेट अगर किसी में लिखी हुई है तो एक्सपायरी डेट अगर करंट ईयर की है, 1 साल बाद की है, तो 3 साल की एक्सपायरी देते हैं वो एफडीए के अनुसार, है ना। नहीं, वो वैसे असर पता क्यों कर सकते। अलग-अलग असर क्यों हो रहा है उसका? वो तो ख़ैर बहुत मुश्किल है कि लोग तो अगर मान लो एक्सपायर हो गया तो उसको रिसाइकिल कर देते होंगे, कुछ तो करते हाँ, होंगे। तो आयुर्वेद जो कहते हैं ना कि पुराना जो शहद है, वो ताजा जो शहद होता है ना, उसमें योगी जी कहते हैं कि शहद को हार्वेस्ट करने के बाद भी जो आयुर्वेदिक विधान है कि उसको बोतल में बंद करके जो उसका वैक्स होता है उससे बोतल का मुंह सील करने को बोलते हैं, और कम से कम 6 महीने बाद उसको इस्तेमाल, ताकि वो पक जाए। नहीं तो उसमें भी आम दोष होता है, इसीलिए तो कफ बढ़ाता है। अच्छा। और उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यूज होती है, इसलिए जो जिनको वेट गेन करना होता है उनको ताजा शहद देते हैं। और आजकल तो शहद को पकने नहीं देते, क्योंकि अगर छत्ते में शहद पक जाएगा तो सेंट्रीफ्यूज में पूरी तरह से नहीं निकलता। तो ये लोग क्या करते हैं, कच्चे शहद को सेंट्रीफ्यूज करके निकाल देते हैं, फिर उसको वाटर बाथ में पका के फिर बेचते हैं, तो बिल्कुल चीनी रह जाता है। इसलिए आजकल सुना होगा आपने, आजकल जो है जर्मनी ने कुछ टेस्ट किया था शहद का, हाँ, तो हाँ, कई सारे कंपनी को फेल हो गया था। कारण शहद वही में। है, जबकि वो शहद है लेकिन वो इज लाइक ए शुगर। हुँ। इसकी कई सारे जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज है वो खत्म हो जाती हैं। कई सारे विटामिन हैं जो हाई टेम्परेचर पे खत्म हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है आयुर्वेद के हिसाब से ये? आयुर्वेद कहता है कि सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि देते। तभी जैसे आपने बात पित्त कफ का बात किया कि दोषों को समता में कैसे रखना है। वात पित्त कफ पूरा खेल वात पित्त कफ पे ही टिका हुआ है। तो अगर वात इम्बैलेंस को आप ठीक करोगे तो कफा बढ़ जाएगा, कफा करेंगे तो वात बढ़ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा युक्ति का जरूरत है। खान पान आप अपना प्रकृति के अनुसार करना जरूरी है। तो आयुर्वेद कहता है कि आहार विहार और रसायन 3 चीजें आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगी। ऐसे सम दोष सम अग्नि, अग्नि की बात करते हैं तो जो हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो आपका किस तरह से काम कर रहा है। इसके अलावा टोटल 13 तरह की अग्नि आयुर्वेद कहता है कि पंच महाभूतों की भूताग्नि होती है, 7 धातुओं की जो है धात्वाग्नि होती है, और एक जठराग्नि। इन सबको समन्वय में रखना है। फिर मल क्रिया, आपका जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, डेफिकेशन है, यूरिनेशन है, स्वेटिंग है, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग है प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आपका मन आप प्रसन्न आत्म हो कि नहीं, अपनी आत्म में प्रसन्न हो। एक तो होता है कि मैं खुश हूं और खुशी खुशी कोई काम करूं, तो वो प्रसन्न आत्म हो गया। कोई कारण नहीं लेकिन आप खुश हो तो प्रसन्न आत्म हो गया। और एक आपको कारण चाहिए खुश होने के लिए, चाहे एक पीस चॉकलेट ही क्यों नहीं है, फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं है, तो वो मन के अधीन हो गया। फिर तो फिर उसमें रजस तमस का खेल आ जाता है। इसलिए शरीर और मन की बात आयुर्वेद कहता है कि मन में भी आपके रजस तमस और सत्व बैलेंस होना चाहिए। तो प्रसन्न आत्म इंद्रिय और आपके सेंसेस भी पैसिफाइड होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। बहुत ज्यादा क्रेविंग किसी का, आपका मन तो ठीक नहीं है, वो शरीर को भी खराब करेगा। तो आयुर्वेद कहता है कि शरीर मन को ग्रसित करता है, मन शरीर को ग्रसित करता है। इट गोज बोथ वे अराउंड। इसलिए कई जो बीमारियां होती है वो माइंड लेवल पे आती हैं, जिसको आजकल हम ऑरा बोलते हैं ना। अभी आपने कोष दिखाए थे, तो मन के हाँ, कोष में कोई बीमारी पकड़ जाती है, वो 6 महीने के अंदर शरीर में मैनिफेस्ट हो सकती है, चांसेस हैं। इसलिए ज़रूरी है इसीलिए कि हम समय समय पे इन बात पित्त कफ को बैलेंस करना जरूरी है। तो मन को दूर करने के दोष दूर करने के लिए शायद एडवांस कोर्स, समाधि, ध्यान, क्रिया। जी योगी जी, इसमें जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए आपने पूछा कि आयुर्वेद कहता है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मलधातवा वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छत मेगत। पित्ता एंड कफ आर लाइक ए हैंडीकैप, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हेल्प ऑफ वाता। जैसे बादल एक जगह से दूसरी जगह जाता है हवा के द्वारा और फिर वहां बरसता है, ऐसे शरीर में अगर पित्त और कफ का दोष हो रहा है तो उसके प्रधान मूल में कारण वात ही है। और अगर आपने वात को पकड़ लिया तो सब अपनी जगह बैठ के काम करते हैं। तो वात को पकड़ने की जो कला है वही बोलते हैं आयुर्वेद में दिनचर्या,
कि आपका डे का रूटीन ऐसे हो कि आपके वात पित्त कफ को बैलेंस इम्बैलेंस होने का मौका ही ना मिले। इसलिए आयुर्वेद नित्य अभ्यंग की बात करता है। सेल्फ मसाज, बेस्ट थिंग टू बैलेंस वाता इज ओलिएशन। तो बॉडी मसाज अगर रोज करेगा तो वात बैलेंस में रहेगा। और इसके और क्या फायदा आयुर्वेद कहता है, स्नेहनम स्नेह विशंदम मार्दवम क्लेद कारकम। ओलिएशन कैन मेक ए फैटी पर्सन टू स्लिम एंड स्लिम टू मॉडरेशन। आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बनेगा नहीं। आजकल बोलते हैं अंदर कोलेस्ट्रॉल बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया। आजकल जो हम स्ट्रेस बोलते हैं ना, ये कुछ नहीं, ये बढ़ा हुआ वात है। तो जब शरीर में वात बढ़ गया तो इम्बैलेंस की स्थिति आ गई। तो बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए अंदर से कफा बढ़ा देती है। कफा का मतलब फैट, जिसको हम चर्बी बोलते हैं। तो अगर हम बाहर से फैट लगा लेंगे बॉडी पे ऑयल, तो बॉडी अंदर से नहीं बनाएगी। इसलिए जिन लोगों को वेट लॉस करना है, अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना है, वाता बैलेंस रखना है, जॉइंट नर्वस सिस्टम ठीक रखना है, तो एक आदत बना लो, 15 से 20 ml ऑयल रोज पूरा बॉडी पे लगाओ और उसके बाद फिर स्नान कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि स्नेहन के बाद स्वेदन जरूर होना चाहिए। आजकल हमारे देखो उन्हें पंचकर्मा में स्टीम बॉक्स में बिठाते हैं। तो हर घर में तो स्टीम बॉक्स होता नहीं है। तो पहले जमाने क्या करते थे, स्क्वाट्स लगाते थे, क्या बोलते हैं, दंड बैठक, व्यायाम करते थे। अच्छा, उसको आप कर करके सकते देखना, हैं। 20 दंड बैठक में नाक की टिप पे पसीना आने लगता है। हाँ हाँ, आ जाता है सर्दी। तो जहां आजकल नहीं नाक आ की रहा। टिप पे पसीना आ गया, समझो आपकी बॉडी में स्वेदन हो गया। तो ये ऑयल, नेचुरल स्वेदन है। तो तो ऑयल करने इसलिए लगाने के मसाज बाद को इसमें बड़ा रोल बताया गया है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा गया, क्या सुबह को जल्दी उठना। कारण क्या है, योगी जी बताते हैं ना कि ते वयो अहो रात्रि भुक्तानाम अंत मध्या दिगा क्रमत। ये जो वात पित्त कफ है, ये तो हमारे सुबह से लेके शाम तक बदलते रहते हैं। सुबह को कफ का टाइम होता है, दिन को पित्त का टाइम है, इवनिंग को हाँ वात का हाँ, है उस पे आ जाते हैं। है ना। मुझे एक चीज याद आ गई, जब आपने जी मुझे हमने पंचकर्मा स्टार्ट किया था, जी तो जी जी पंचकर्मा आश्रम में पहले तो क्लिनिक ही था जी जी। बेंगलोर में। फिर डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन किया था, जब 2003 में किया था ना डॉक्टर साहब आपने? 2000 में, 2001 में। 2001 में हाँ जब हमारी प्लानिंग चल रही थी और पंचकर्मा भी शुरू करने वाले थे, तो कई लोग, और डॉक्टर साहब ने मुझे बोला भी था, डॉक्टर मणिकंठन निशा ने भी बोला था कि मसाज लेनी चाहिए। मेरे अंदर थोड़ा वात रहता था उस टाइम, वात पित्त का कॉम्बिनेशन था। तो फिर ट्रेनिंग के लिए कोई था ही नहीं, या पंचकर्मा थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग कैसे हो। तो सब, अब मैं, क्योंकि मैनेजमेंट मेरे हाथ में भी था, तो अब लोगों को किसको लेके आए, तो मुझे तो वहां से आदत पड़ गई थी। तो मसाज की सारे पहले थेरेपिस्ट की बैच की ट्रेनिंग मेरे ऊपर ही हुई थी, है ना डॉक्टर साहब, याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल Yes. सारे एक्सपेरिमेंट आप पे करते थे और उसके बाद में ये हमेशा ऑयल मसाज तो करता आया हूँ, है ना। उससे मुझे आदत पड़ गई थी धीरे धीरे। वैसे तो पंचकर्मा में हो ही जाता है। आप लोग पंचकर्मा में जरूर कभी कभी कराएं, और कभी कभी डेली अपने आप करते रहें, और 1-2 महीने में तो बाहर करा लेना चाहिए, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जी और ये आपने डाइजेस्टिव फायर की बात करी थी, तो इनको जी जी। कैसे बैलेंस करेंगे? जो आप जठराग्नि को कैसे बैलेंस करेंगे, और आपकी ये जो जैसे हम तेरह तरह 5 की अग्नि तत्वों की आपने बात बताई। करूंगा योगी जी में, तो 5 तत्व में पहले नंबर पे आ जाता है आकाश तत्व। तो शरीर के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश। आपने जो भी जो सारे कोष बताए वो आकाश में ही तो है। हाँ हाँ। उसके लिए ध्यान सबसे उत्तम बताया गया। ध्यान से 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। सो मेडिटेशन हैज द पावर टू बैलेंस ऑल 5 एलिमेंट। सो ट्वाइस मेडिटेशन इज गुड। दूसरे नंबर पे आ जाता है एयर एलिमेंट। तो बोलते हैं जहाँ पे दवा नहीं काम करती, हवा काम करती। देखो आजकल लोग प्राणायाम से कितनी सारी चीजें ठीक हो रही हैं, हाँ, ये तो है है। ना। तो जब शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा का संचार ठीक से होने लगता है, तो कई रोग बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। तो बेस्ट इज सुदर्शन क्रिया। अभी अपना जो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में गुरुदेव ने सिखाया है सुदर्शन क्रिया, इसमें तो मेडिकल साइंस का रिसर्च है कि 20 मिनट के अंदर अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल और लैक्टेट है वो नॉर्मल आ जाता है। 70% डिप्रेशन बिना दवा के ठीक हो जाता है। 45 दिन में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाता है। और 15 दिन के अंदर जो हमारा इम्यूनिटी है, एनके सेल्स लेवल, वो मैक्सिमम आ जाता है। ये सब मेडिकल साइंस का फाइंडिंग है, एंड मच मोर। तो सुदर्शन क्रिया सब लोगों को सीखना ही चाहिए। जो अपना हैप्पीनेस कोर्स होते हैं, बीच में जो हमने होते रहते हैं अपने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स से,
फिर तीसरे नंबर पे आ गया अग्नि, बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद ने कहा है कि कायो नाम जठर अग्नि तच्चिकित्सा काय चिकित्सा, क्या तुम शरीर को भूल जाओ, खाली अग्नि को ठीक कर दो। तो शरीर में कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो आप अग्नि को ठीक करके नहीं कर सकते। उसके लिए आयुर्वेद ने कहा है लंघन, उपवास और पाचन। लंघन का मतलब लघु अन्न, इजीली डाइजेस्टेबल फूड, जिसमें आपका फ्रूट्स, खिचड़ी, जूस एंड सूप आ सकते हैं। तो जो वात प्रकृति वाले हैं वो फास्टिंग नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, दुग्ध आहार पे रह सकते हैं, दे कैन फास्ट ऑन मिल्क एंड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पित्त वाले थोड़ा खिचड़ी एंड फल खा सकते हैं, और जो कफ वाले मोटे लोग हैं वो सूप पे और जल पे जा सकते हैं, दे कैन हैप्पीली फास्ट ऑन सूप एंड वाटर। हाँ, बहुत अच्छा है, ये सब नोट कर ले, है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। हमें उपवास में लगता है कि भगवान कुछ वर देगा और पता नहीं क्या क्या सोच के हम करते हैं कि वो मिलेगा। और उपवास से हमारे शुद्ध करने की प्रक्रिया, हमारा शरीर के अलग अलग कोष में शुद्धिकरण हो जाए। दूसरा इसमें योगी जी रहता है कि जिनकी अग्नि मंद है, वो ठीक से नहीं काम कर रही है, तो उसमें आयुर्वेद कहता है दीपन और पाचन, एपेटाइजर एंड डाइजेस्टेंट। तो जैसे अदरक को छोटी छोटी कतरन कट के उसमें नींबू और काला नमक डाल के 1-2 पीस खाने से पहले अगर आदमी चूसता है तो उससे भूख भी जगती है और खाना पचता भी है। तो कई लोग ज्यादा खाते हैं फिर ज्यादा खाने लगते हैं, वो भी गलत है, तो 1-2 पीस काफी है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। हाँ जी, जिनकी अग्नि मंद है या खाना ठीक से नहीं पचता है तो। इसके बाद आ जाता है जल तत्व। तो शरीर में जो देखो 60 से 70% पानी है, जैसे पृथ्वी में बोलते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वैसे हमारी बॉडी में 60 से 70% पानी है। तो आपने देखा होगा कि जैसे बहता हुआ पानी कैसा रहता है, शुद्ध रहता है, और जमा हुआ पानी गंदा रहता है। ऐसे हमारा शरीर, अगर आप बहते हुए हो तो आपका शरीर भी एक बहती हुई दरिया है, आप पानी पीते जाओ और टॉक्सिन्स निकलते जाएंगे, लेकिन नहीं पिएंगे तो बॉडी में वो टॉक्सिन्स अटके रहेंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉडी के मिनरल्स निकल जाते हैं, फिर उनको थकान, ड्राउजीनेस होने लगता है। तो ज्यादा भी नहीं पीना, तो बोलते हैं ना 2 से 3 लीटर। तो सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक 16 घंटे एक्टिव आवर्स हैं, बाकी 8 घंटे सोने के लिए। अगर आप 16 घंटे को 2 से डिवाइड करो तो 8 ट्रांजिट बनते हैं। हर 2 घंटे में ऑन एंड एवरेज मिनिमम 1 कप, मैक्सिमम 2 कप, उसमें आपका चाय, कॉफी, जूस, सूप, उससे सब आ जाता है पानी। तो टोटल लिक्विड शुड बी 2 to 3 लीटर। तो हर 2 घंटे में 1-2 कप अंदर जाना चाहिए, ये आदत बना लो तो आप एकदम अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ये सबके लिए है, 5वें नंबर पे आ जाता है, ये सारी प्रकृति के लिए ये बात ठीक हाँ, है। ये सारी प्रकृति के लिए ऐसा होता है। इसमें भी जो वात और कफ वाले हैं, ये जो है गुनगुने से लेकर के गर्म पानी ले सकते हैं, और पित्त वाले जो है नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा भी ले सकते हैं। गर्मी में थोड़ा ठंडा ले सकते हैं और सर्दियों में थोड़ा सा गुनगुना ले सकते हैं। लेकिन पित्त वाला अगर गर्म पानी ज्यादा पिएगा तो फिर वो पित्त बढ़ा देगा। ऐसे ही इसमें पित्त वाला थोड़ा ज्यादा पानी वैसे ज्यादा पीता है क्योंकि शरीर में हीट ज्यादा रहती है। कफ वाले थोड़ा कम पीते हैं क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी वाटर है। और इसके ऋतु के अनुसार भी, सर्दी में थोड़ा पानी का सेवन कम हो जाता है, गर्मी में थोड़ा ज्यादा होता है, तो 2-3 कप आगे पीछे हो जाता है उसमें ऋतु के अनुसार। इसलिए 8 से 12 कप का ट्रांजिट रखा एवरेज है ना, कम से कम। बहुत सुंदर है ना। तो पानी का सेवन जरूर करें। और जैसे सर्दी में याद ही नहीं रहता पानी पीना, तब क्या करेंगे? इसलिए तो बीच में सूप वगैरह किसी न किसी फॉर्म में, हर्बल टी ले लो, अच्छा, दूसरे फॉर्म में, किसी न फॉर्म में जाना चाहिए। और 5 नंबर पे आ जाता है अर्थ एलिमेंट, सॉलिड पार्ट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, कि अन्न जो शरीर में जाए, आपका जो खाना है वो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो। बोलते हैं खाने का एक निवाला मुंह में जाने से पहले पता होना चाहिए कि ये मेरी प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं है। अब देखो 5 तत्वों की बात हमने की। मेडिटेशन आप जो है अपना योगी जी के साथ मेडिटेशन कोर्स भी कर सकते हैं, सहज कोर्स लेते हैं और बहुत बढ़िया कोर्स लेते हैं। तो आप लोग अपना मेडिटेशन कोर्स अपना योगी जी के साथ कभी भी सीख सकते हैं। साइलेंस कोर्स तो करवाते ही हैं, लेकिन आप मेडिटेशन कोर्स भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरा नंबर पे आता है अपना 25 तारीख को है वैसे सुदर्शन क्रिया। सब लोग सीख लें, आजकल सभी जगह अपने कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे सप्ताह में 1 दिन खिचड़ी या फल सब्जी खाओ। और चौथा नंबर पे आ गया जल तत्व। आप जो है हर 2 घंटे में 1 से 1.5 कप
पानी किसी भी रूप में शरीर में जाना चाहिए। तो ये 4 तत्व आपके हाथ में, 5वां हमारे हाथ में है। 5वें के लिए आपको डॉक्टर लोकेश को विजिट करना पड़ेगा, चाहे आप जो। हाँ डॉक्टर साहब तो ऑनलाइन, वैसे मैं बता दूं डॉक्टर लोकेश जी, हमारे दो जैसे बता रहे 2001 से आश्रम में हैं, और नाड़ी परीक्षा की शुरुआत आश्रम में डॉक्टर लोकेश ने की है ना। डॉक्टर लोकेश नाड़ी के अच्छे, और दूत नाड़ी करते हैं, पता है कैसे? आप उनसे कंसल्ट करोगे ऑनलाइन, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या परेशानी चल रही है। एक कहानी में सुना होगा, अब ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव का उनके ऊपर है कि आपको बता पाएंगे क्या, कौन सा वात पित्त ऊपर हो गया, नीचे हो गया, क्या चल रहा है ना, वो बता पाते हैं। और ये हम जो अपने, हमारा जो मला है वो भी ठीक से निकले, शायद उनका कनेक्शन कट गया डॉक्टर। हाँ मैं अभी आई एम बैक, बीच में अच्छा आप कनेक्शन बैक, हाँ आ जाइए आ जाइए। जी। तो इसमें योगी जैसे भोजन है ना, प्रकृति के अनुसार खान पान, तो एक बार आपको पता लग जाए कि आपका प्रकृति क्या है, तो आपको एक लाइफ टाइम के लिए डाइट चार्ट मिल जाता है, भाई ये ज्यादा खाना, ये कम खाना, या ये नहीं खाना। तो उससे आपको हाँ एक पाथवे मिल जाता है, देन यू कैन ड्राइव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू तो योर। डॉक्टर जैसे आप ग्रुप में जुड़े हैं ना, उस ग्रुप में डॉक्टर लोकेश का वो भी रहेगा, लिंक रहेगा, कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, कि कंसल्टेशन ले सकते हैं आप, उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस यहाँ चैट में भी हम कंसल्टेशन करने का आपको एक तरीका दे देंगे, है ना। बल्कि उसमें योगी जी तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य का एक ग्रुप बना दीजिए जिसमें सब लोग जुड़ हाँ ग्रुप सकते हैं। बना दिया है, तो ग्रुप समय बना समय दिया पे है। जैसे हमारे टॉक्स हैं, मैं उसमें डाल सकता हूँ। अभी नहीं मैंने ग्रुप, कोरोना पे बहुत अच्छे अच्छे टॉक दिए थे उन लोगों को, जो है ना। हाँ डॉक्टर साहब ग्रुप बना दिया है, और अरे वेरी पहेली, गुड, वेरी गुड, हाँ यहाँ बहुत पे अच्छा। पहेली है, देख रही है, वो बना रही है उन्होंने, वेरी नाइस, पाली पहेली इन सब ने मिलके किया है ये काम, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। वेरी गुड। तो हमारे यंग यंग वॉलेंटियर हैं वीटीपी वाले, जी बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। साथ में खुश रहना है, आपको खुश रहने के लिए एडवांस कोर्स जरूर करना, है ना। साइलेंस कोर्स का तो इतना बढ़िया रिजल्ट है योगी जी, मैं आयुर्वेद की दृष्टि से बोलूंगा, आप योग की दृष्टि से बताते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेद कहता है कि शरीर और मन दोनों जुड़ा है, बॉडी एंड माइंड इज कॉम्प्लेक्स, कि बॉडी का प्रॉब्लम माइंड में मैनिफेस्ट होता है, माइंड का बॉडी में है। तो बोलते हैं जो बीमारी आती है वो 6 महीना हमारे ऑरा में रहती है। अगर शरीर के वात पित्त खराब है तो वो फिर से जो है बॉडी में रोग पैदा कर सकते हैं। तो अगर हम साइलेंस कोर्स कर लेते हैं जिसमें डीप मेडिटेशन, जिसको हॉल एंड एम्प्टी बोलते हैं, उसको वहीं के वहीं उसको डिलीट मार दिया जाता है, वो मैनिफेस्ट होता ही नहीं है। हाँ बोलते हैं जरूर। वो इंप्रेशन तो आया लेकिन आपको छू भी नहीं पाया। इसीलिए साइलेंस कोर्स हर 3-6 महीने में, गुरुदेव बोलते हैं 6 महीने में। मैं तो बताऊं कि जिनको गंभीर बीमारियां हैं, खास करके जब मैं कैंसर पेशेंट ठीक करता हूं, तो उनको मैं कम से कम 3 महीने में 3 एडवांस कोर्स कराता हूँ, हाँ हर महीने मेरे हिसाब और से। एक पंचकर्मा करवाता हूँ। गुरुजी पहले बोलते थे डॉक्टर साहब कि 6 महीने में करो, अब मैं पहले से ही स्टार्टिंग में आश्रम में जब आया था, मैं 95 से मैं फुल टाइम हूँ, जी जी स्टार्टिंग में आया था तो 1-2 एडवांस कोर्स करे और मुझे लगा हो गया काम ना, अब जी क्या जरूरत है, फिर तो बीच में हॉलो एम्प्टी कर लो जाके, सुलभ थे आश्रम में रहते थे तो कर लेते थे। फिर ऐसे मुझे 7 साल का गैप हो गया, जी जब हम आयुर्वेदा वगैरह बना रहे थे, सब सब बहुत लगे। ज्यादा था ना वर्किंग, पता ही नहीं जी चलता था बिल्कुल बिल्कुल। जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है। आयुर्वेदा का पूरा फैक्ट्री का चालू करना, ये सब चीजें, बहुत सारी सेवा रहती थी, और एडवांस कोर्स करने मिल जाता था कि एडवांस कोर्स कैसे 1-2 हॉलो एम्प्टी कर लिया, तो हमको लगता था। उसके बाद 2000, वही 2003 या 4 में जब फैक्ट्री बन गई थी, तो बीच में जाके मैंने वापस एडवांस कोर्स किया था, तब मुझे लगा कि कितनी बड़ी गलती की। तब से अब तक मुझे लगता है हर 2-3 महीने में एडवांस कोर्स करना सबके लिए जरूरी है। गुरुजी 6 महीने बोलते थे, पर लेकिन अब गुरुजी बोलते 3 महीने में कर लो। जी अब हम मैच हो इस गए, समय पहले मेरा समय भी गुरुजी ऐसा का इसमें मतभेद रहा, क्योंकि मुझे अगर 6 महीने में मैं करता था तो ऐसे तनाव तो कहीं आ ही जाता था। तो मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया था उसके हिसाब से, अगर साल में करो तो तनाव को निकालो बस, फिर तनाव इकट्ठा करो निकाल लो, और अगर 6 महीने में करो तो कभी सुख कभी गम, ऐसे ना, कभी कभी अच्छा लगेगा, कभी दुखी हो जाओगे,
और हर 3 महीने में करते जाओ तो फिर आपके अंदर वो प्रेम, वो शांति बनी रहेगी जो आयुर्वेदा बता रहा है कि शांत रखो मन को। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और मैं उसको तब से फॉलो कर रहा हूँ अब भी, है ना? अभी भी मैं जब भी मौका मिलता है करता हूँ उस प्रोग्राम को। यूजुअली नवरात्रि में मैं कर ही लेता हूँ और कुछ नहीं करता उस समय। तो ये बात कर रहे थे, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। इसको लगता है हमें काफ़ी अगर आप सबको ये अच्छा लग रहा हो तो आप बताना, फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, है ना? हाँ, कुछ चर्चा करते रहेंगे योगी जी इसमें ना, कभी कुछ टॉपिक ले हाँ। लेंगे, कभी कुछ करके ना, तो आगे हम इसमें चर्चा करते रह तो सकते हैं। 6 तरह के स्वाद है, इसकी बात तो हम कर चुके हैं थोड़ी-थोड़ी, है ना? जी, जी, जी। और ये वात, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि वात क्या है, ये आप समझ लो। वात को समझना मतलब वायु और आकाश का मिलन, इसका ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर है ना? इसके बारे में बता ही चुके हैं। पित्ता क्या है? अग्नि और जल पानी का तत्व। मिश्रण। हाँ, जल तत्व। हाँ। और कफा क्या है? इसमें ऐसा ही होगी जी, अग्नि और जल, ऐसा नहीं कि अग्नि जल अपोजिट मिल रहे हैं। इसमें अग्नि तत्व तरल रूप में है, ये मतलब है इसमें। हाँ, फायर इन लिक्विड फॉर्म। हाँ, जरूर। हाँ, लिक्विड फॉर्म में है फायर। हाँ, वही मैं जो हमारे एसिड का एग्जाम्पल शायद उदाहरण जो दिया हमारे था। एंजाइम्स आते हैं ना, एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो हाँ, सब जो है लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है, पर है यस, अग्नि। है अग्नि। है ना? ये बात नहीं तो करी। लोग बोलेंगे आग और ये पानी आप है ये तो वो एक बताइए, अपोजिट इसकी है। थोड़ी चर्चा करते हैं फिर बंद करेंगे आज। ये दिनचर्या, जो टाइम ऑफ बॉडी कैसे रहता है, शरीर जी। का कैसे प्रभाव होगा, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगले हफ्ते, लगता है। क्या क्या विचार है, पहेली वगैरह आप लोग क्या क्या बोलना जी, है? जी, जी, बिल्कुल कर सकते हैं योगी जी, कर सकते कुछ हैं इसमें। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप चैट में ना, पहेली पढ़ लो, देख लो कौन से क्वेश्चन है और आप इसमें जैसे बता। आप बता रहे थे ना, सुबह को मॉर्निंग जो है कफा टाइम होता है, नून पित्ता टाइम, इवनिंग वाता टाइम, ऐसे अर्ली नाइट होती है कफा, मिडनाइट पित्ता, लेट नाइट वाता। तो सुबह अगर हम 6 बजे से पहले पहले उठते हैं योगी जी, तो वात का अंतिम चरण होता है, शरीर में एकदम हल्कापन रहता है। तो अगर आप उस टाइम पे उठोगे ना तो पूरे दिन आप हल्के रहोगे। अगर आप 6 बजे के बाद थोड़ा लेट उठते हो तो कफा काल शुरू हो गया, शरीर में भारीपन आ गया, पूरे दिन आलसी और तंद्रा रहती है। ऐसे अच्छा, रात को भी अगर आप कफा काल में सो जाओ, 10 साढ़े 10 तक सो जाओ, तो बहुत अच्छी नींद आपकी रहेगी। लेकिन अगर लेट नाइट सोते तो तब तक पित्त बढ़ जाता है। तो कई लोग तो मिड नाइट में एकदम अलर्ट हो जाते हैं, फिर वो बिना खाए कुछ सो ही नहीं सकते। तो अच्छा, वो जो इसलिए रेस्टिंग पीरियड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को होता है, वो नहीं मिल पाता और कई रोग हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार 9:30-10 बजे नींद आती है और फिर उड़ जाती है। जी। बिल्कुल। इसका रीजन यही है क्या? जी, जी, जी। तो रात को अगर पित्ता है तो भूख लगेगी या क्या? इसका क्या तात्पर्य है, पित्ता रात को है? क्योंकि मिड नाइट में पित्त बढ़ जाता है ना, पित्त काल में अग्नि एकदम प्रज्वलित हो जाती है। तो तो अग्नि इसमें होगी तो भूख लगेगी, जो पित्त प्रकृति है खास करके उनमें ज्यादा असर दिखेगा, तो एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो इसमें पित्त काल में रात को क्या डिटॉक्सिफिकेशन होता है या शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है? पित्त हाँ, कैसे उस काम समय क्या करता है? होता है कि जैसे हम अगर कफ काल में सो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सूर्यास्त तक भोजन कर लेना चाहिए, जो अर्ली टाइम होता है उसका। तो वो भोजन अपना पाच्यमान अवस्था में चला जाता है और धातुओं का पोषण होता है अलग अलग जगह जो है। और जो हमारी अग्नि है, वो क्या करती है कि बॉडी में जो बचे खुचे टॉक्सिन्स हैं उनको बर्न करती है। अगर वही फिर भोजन को पचाने में लग जाएगी तो बॉडी में टॉक्सिन्स बर्न नहीं होते हैं और फिर वो आम बनाते हैं। तो जब सुबह उठता है आदमी, तो सुबह को लगता है कि 5 मिनट और सो जाऊं, बॉडी थका थका टूटा टूटा रहता है, डल पेन। तो जिन लोगों को सुबह उठते ही लगे कि मेरे शरीर में मीठा मीठा दर्द है, 5 मिनट सोने की गुंजाइश दिख रही है, समझो बॉडी में आम है। और जिनको उठते लगे कि शरीर एकदम फूल की तरह हल्का है, लाइट लाइक ए फेदर, बॉडी निराम है। अच्छा, तो आम आम ही तो ज्यादा बीमारियों की जड़ मानी जाती कई है, तो रोगों आम की से जड़। कैसे बचें? आम से बचने का सबसे आसान तरीका है 5 दिन खिचड़ी खाओ, लंघन जो है ना, 5 दिन लंघन से। आयुर्वेद कहता है कि अक्षी कुक्षी भव रोग प्रतिशाया व्रण ज्वर पंचतय पंचरात्रण प्रशमम याति लंघनात्। आंखों के रोग, पेट का कोई भी रोग, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम प्रतिशाय बोलते हैं, बॉडी में कहीं भी घाव है, नॉन हीलिंग अल्सर है, और ज्वर,
एंड ऑब्सेसिव माइंड। ये 5 दिन खिचड़ी खाने से ठीक हो जाती है। कई बार माइंड में एक ही थॉट अटक जाता है, उसने ये बोला तो मन खराब हो गया, 5 दिन खिचड़ी खिला दो, ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब याद है एक बार मुझे भी एसिडिटी हो गई थी, वो हो गया था ना, अंदर जलन थी, जब आयुर्वेदा फैक्ट्री पे काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो अमल पित्तारी बनाई थी, बाद में टैबलेट बनाई, पर पहले जी जी उसके पाउडर से एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि मुझे जी अक्सर क्या होता था, इतनी ज्यादा सेवा होती थी और ध्यान तो रहता नहीं था खाने पीने का, और बाहर भी नहीं खाता था, साधना करनी थी, ऐसा मन में था कि बाहर नहीं खाना चाहिए, तो मेरा खाना होता ही नहीं था। एक दिन में एक बार खा लिया तो काफी हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो खाने के लिए वो पित्त तो बनता है अंदर, एसिड रहती है, डाइजेस्टिव जूस रहते हैं, वो खाना नहीं मिलेगा तो कुछ तो खाएगा। तो क्या हुआ, पूरा जो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह उसने खा लिया, अंदर आ गया था। तो फिर डॉक्टर लोकेश जी की देखरेख में हम लोगों ने ये कुछ पाउडर वगैरह, यष्टि मधु थे, कामदूदा रस था, है ना, दो जी चीज जी थी उसमें मिलाई थी हमने अमल पित्तारी। जो अमल पित्तारी दवाई आपको मिलती है, उसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही हुआ था, और उसमें जो मेरी ये सब इशू सही समय पे नहीं खाने से हाँ, मॉडल रहा हूं मैं, आश्रम आयुर्वेद के लिए मॉडल रहा हूं, क्योंकि जिम्मेवारी थी, हम 2-3 लोग ही थे, तो जी हर चीज की दवाई, और मुझे थोड़ा सा हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करने की आदत था। सबसे पहले दवाई अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखता था। जी तो ऐसे वो दवाई बनी अमल पित्तारी, एक कम से कम 6 महीने मैंने खाई थी और फिर हील हो गया। ये बहुत मजेदार बात है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कर पाते हैं, है ना। जी जी। तो ये भी पूछ रहे हैं कि खिचड़ी क्या अच्छी बनाएं, कैसे बनाएं, क्या हाँ, प्रोपोर्शन होना खिचड़ी, चाहिए। खिचड़ी के लिए ना सबसे बेस्ट है कि जैसे मूंग दाल चावल आप बराबर मात्रा में ले लो। जैसे छोटे कप से ना आधा कप मूंग दाल ले लो, आधा कप चावल ले लो, और उसी कप से 6 कप पानी ले लो, और उसमें हल्दी, धनिया, जीरा, नमक, हींग, अजवाइन डाल दो, मिर्ची मत डालो, है ना। और उसको पका लो, तो अच्छे से जब गाढ़ी खिचड़ी बन जाए तो उसको खा लो। खाते समय उसमें थोड़ा घी डाल सकते हैं। और जिनको वेट लॉस करना होगा, वेट लॉस वाले 2 चम्मच घी डाल के खाओ। और हाँ 5वीं रात को अपना विरेचन बटी खा लो, तो हल्के से पेट थोड़ा साफ भी हो जाएगा, टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे, और 2-2.5 किलो वजन कम हो जाएगा। जिनको खाली पेट ठीक करने के लिए खाना है, वो आधा से 1 चम्मच घी के साथ खाओ। अच्छा, कुछ पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन है, किसी को यूटेरस फाइब्रॉइड है और गैल ब्लैडर है, तो वो काबासुर ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। काबासुर थोड़ा संभल के लेना होगा। उसके साथ अभी जो बताया कि जिनको गाल ब्लैडर में स्टोन हो, तो पित्त से कई बार थोड़ा एग्रीवेट हो सकता है, 1% चांस है, तो अम्ल पित्तारी साथ में ले। अच्छा, उसके साथ उसमें थोड़ा हीटिंग है। थोड़ा हीटिंग होता है, इसलिए तो अंदर से कफ को मारता है। हाँ हाँ, तो आप सब ध्यान करें, जो कबासुर ले रहे हैं उसके साथ अमल पित्तारी का इस्तेमाल कर लेना। याद रख लेना, मॉडल में ही था उसका पहला योगी जी, अभी तो ये काबासुर कुड़ी नीर से मेरे पास तो रोज 8 से 10 पेशेंट कोरोना के या पोस्ट कोरोना आ रहे हैं, जिनको स्टिल ब्रीदिंग डिस्ट्रेस है, डिस्कम्फर्ट है, तो अपना काबासुरा से, च्यवनप्राश से, ये गिलोय अपनी अमृत टैबलेट है, इन सब से ठीक हो रहे हैं सब बढ़िया से। और अभी रसायन का सेवन का थोड़ा बताइए, कुछ लोग का, जैसे मान लो, देखिए कुछ लोग के क्वेश्चन है शायद जो जानना चाह रहे हैं चीजें पर्टिकुलर। अगर आपको पर्टिकुलर चीज जाननी है ना, आपका प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, क्या चल रहा है, तो मैं बोलूंगा जरूर आप कंसल्टेशन ले लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इधर पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आज हमारी इतनी बातचीत से आपको वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है, जरूर समझ में आ गया होगा, और उससे आप समझ पाएंगे। नहीं तो वात पित्त कफ आगे पीछे ऊपर नीचे से चला जाता था, है ना, पर अब आप आसानी से समझ पाएंगे। और अच्छे से कंसल्टेशन लेना है तो कंसल्टेशन लेना, है ना, थोड़ा डोनेशन आश्रम को आएगा, आपके स्वास्थ्य भी तो अच्छा होगा साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, यस। अच्छा, और इसमें किसी और का और एक क्वेश्चन हाँ था कि आर्थराइटिस क्यूरेबल है क्या? हाँ डॉक्टर। आर्थराइटिस के लिए हमने अभी एक पेड वेबिनार भी किया था, ज्वाइंट पेन एंड आर्थराइटिस पे। तो उस पे खास करके जैसे मैंने बताया ना कि वात से संबंधित रोग, अगर आप मसाज नहीं करोगे तो आर्थराइटिस को ठीक करना भूल जाओ।
तो नहाने से पहले रोज तेल लगाओ बॉडी पे जरूर, और अपना तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से करना है तो सिरे का बॉडी ऑयल आता है, ज्वाइंट में ज्यादा दिक्कत है तो नारायण तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और शरीर में मसल्स में कमजोरी है तो क्षीर बला तेल से कर सकते हैं। जिन लोगों को स्किन सेंसिटिव है, रैसेस आते हैं, वो लोग बोलते हैं सर नारायण तेल लगा के हमको इरिटेशन, वो लोग पिंड तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस हैं, एक बार अगर आप कंसल्टेशन करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर गाइडलाइन मिल जाएगा। दूसरा अपना संधि मित्र बटी जो है ना, उसका नाम ही जो संधि के लिए मित्र है, एक तो संधि मित्र बटी का सेवन कर लो, साथ में दर्द ज्यादा है तो वेदनांतक ले लो, वेदना का जो अंत करते हो वेदनांतक बटी है, और एक रसायन जो जोड़ों के लिए अच्छा है, जैसे अश्वगंधा या अश्वगंधा आदि में से कोई एक अगर आप सेवन करते हैं तो निश्चित लाभ आपको होगा। इसमें कॉन्स्टिपेशन का भी कुछ रोल है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, इसमें वात में जब ड्राइनेस बढ़ जाती होगी ना अंदर, तो इसलिए अगर मसाज नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। इसलिए मैं हर पेशेंट को रात को हरितकी त्रिफला जरूर देता हूँ। कई लोगों को फिर कैस्ट्रॉल देना पड़ता है, या मुनक्के खाने के लिए बोलता हूँ, या इसबगोल लेने के लिए बोलता हूँ, तो बेस्ट इसमें हरितकी रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड क्या लोग प्रिकॉशन जनरली ले सकते हैं, पर्टिकुलरली तो आप बता ही देंगे। अन्न कम फल, अन्न क्या होता है ना, पिष्ट होता है, चिपक जाता है हाथों से, तो फल और सब्जी ज्यादा खा लो, जैसे 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी सलाद, ये डाइट में रखो, बाकी जगह बचे अन्न के लिए रखो। तो अन्न कम करके सब्जी की मात्रा थोड़ा ज्यादा कर दो, दालों में प्रेफरेबली मूंग दाल ज्यादा लो, मोटी दालें जैसे राजमा चना मटर ये थोड़ा अवॉइड करो, तो एक बैलेंस सा बन जाता है, उसको रफेज मिलता है हाथों को जो है मूवमेंट करने के लिए, है ना। फिर भी रहे तो आप कुछ दिन इसबगोल की भूसी खा सकते हैं, या विरेचन बटी से पेट साफ करके अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो जब तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा जोड़ों का दर्द भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा, तो पूरा ठीक करना पड़ता है, सिस्टम को लेके चलना पड़ता है। देखिए जो सिस्टम खराब होता है ना, जैसे मैं बता रहा था मुझे एसिडिटी हो गई थी, मुझे कितने साल लगे थे, 5 साल ऐसी रूटीन में रहा गड़बड़ में, तब जाके असर हुआ। तो उसको सुधारने के लिए भी तो समय देना होगा हमको। हाँ, इम्बैलेंस आने में भी समय लगता है, जाने में भी समय लगता है। हाँ, शरीर में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर होता है, हमारी इम्यूनिटी ऐसी नहीं है, उसको हम बहुत मेहनत करते हैं खराब करने के लिए। थोड़ी मेहनत सुधारने में कर लेना, और अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाना, और जिसको भी प्रकृति विकृति जाननी हो ठीक ढंग से, आप डॉक्टर साहब पूरा आपको चार्ट भी बनाएंगे, डाइट भी बनाएंगे कि क्या आपको खाना है, विहार कैसा है, करना क्या है ना। क्या कोई ऐसे हो सकता है कॉम्बिनेशन भी होता है कई बार। मुझे याद है एक बार डॉक्टर साहब आप एक बार देख रहे थे, भक्ति थी हमारे साथ आश्रम में। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, है ना, आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशन देके बोला तुम वाता हो, उसको देख के बोलेगा कफा है वो, है ना। वात की गड़बड़ से भी मोटापा आया था, ऐसा मुझे याद है, कुछ तो था हाँ, ऐसा। कुछ ऐसा हो जाता है जब बॉडी में जब वात का इम्बैलेंस होता है, फिर कफा उसको ओवरटेक करता है तो फिर इम्बैलेंस आ जाता है। कई लोग जैसे ऑपरेशन के बाद देखा होगा ना आपने, हाँ हाँ, सडनली मोटे हो जाते हैं, तो मोटे हो ऐसे जाते हैं। हार्मोन्स की गड़बड़ी भी वात में आ जाती है, हार्मोन की गड़बड़ी से एकदम मोटापा आ जाता है कई बार, तो ऐसा होता है। दांतों के लिए क्या है, दांतों के लिए भी कुछ है? आयुर्वेद में बोलते दंतन करना चाहिए, पहले हम करते थे, मुझे याद है बचपन में ऑयल को नमक से लगा के करते थे ना, कुछ तो करते थे ऐसे। जी जी, क्या आयुर्वेद क्या बताता दांतों है? के लिए जो है ना, दांतों के लिए आयुर्वेद में है कि देखो, ऑयल पुलिंग बोलते हैं कि ब्रश करने के बाद कोकोनट ऑयल है या तिल का तेल है या ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल है, तो जो वात एंड कफ है वो तो तिल का तेल यूज कर सकते हैं, पित्त वाले ऑलिव सनफ्लावर कोकोनट यूज कर सकते हैं, 1-2 चम्मच मुंह में लेके उसको घुमा सकते हैं, उसको बोलते हैं गंडूस, तेल के गंडूस। तो सुबह के ब्रश करने के बाद वो कर सकते हैं, रात के मंजन के बाद कुछ दिन जो है उसका त्रिफला और हल्दी के पानी का कुल्लू कर सकते हैं, उसको कवल बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट है ओरल हाइजीन के लिए त्रिफला हल्दी का पानी का कुल्लू, है ना। अच्छा, और आजकल जिनको गम्स का प्रॉब्लम है, एक इरी मेदादी तेल आता है, इरी मेदादी तेल नहीं तो अपना जो है तेल लेके उससे, जैसे आप बता रहे हैं कि अपना थोड़ा सा हल्दी लेके उसमें जो है तेल के साथ मसाज करेंगे तो भी ठीक है। और सबसे बेस्ट अपना जो सुदंता जो आया है ना अपना, उसको एज ए पेस्ट यूज कर सकते हैं, उसमें जो जड़ी बूटियां वो हेल्प करती हैं दांतों को, हेल्दी गम्स के लिए भी और
दांतों की चमक दोनों पे काम करता है, वो सफाई तो करता ही है। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लोग शुगर को कैसे कंट्रोल करें, ये को भी क्वेश्चन है। जी जी। और हाँ, शुगर आई के हैव लिए भी हमारे रजिस्टर्ड। पास अपने वेबिनार्स भी हम लोग बीच बीच में ले रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक ले रहे हैं, उस शुगर पे अच्छे वेबिनार्स ले रहे हैं। और हम लोग तो ठीक कर ही ना, अपना जो मेहंतक बटी है, निशामल की है, वो खाने के बाद लोगों का शुगर स्टेबलाइज हो रहा है और फिर धीरे धीरे कम हो रहा है ना। लेकिन इसमें विरेचन जरूरी होगी जी। मैंने अभी तक जो डायबिटीज के पेशेंट, प्रमेह में जो इलाज हमने देखा ना, शुगर भी एक तरह का प्रमेह है, मधुमेह एक तरह का प्रमेह, 20 तरह के प्रमेह होते हैं, उसमें मधुमेह इसमें विरेचन के बिना ठीक नहीं होता। आप चाहे आयुर्वेदिक खाओ चाहे एलोपैथी खाओ, कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर ठीक करना है तो उसका जड़ काटना पड़ेगा। जड़ के लिए विरेचन जरूरी। तो अपने पंचकर्मा सेंटर है, अपने जो वेलनेस सेंटर है, जहाँ पे हम लोग अपना विरेचन वगैरह करते हैं, अपना मसाज वसाज करके ना पूरा विरेचन करते हैं, हाँ हाँ तो उससे बड़ा लाभ उसमें देखा गया है। मैंने देखा 3 विरेचन में लोग लगभग लगभग जो है एलोपैथी दवाई बंद हो जाता है, 6-6 महीने पे हाँ, 3 विरेचन विरेचन तो करा। बहुत हेल्पफुल होता है, पंचकर्मा तो बहुत इज हेल्पफुल है। अल्टीमेट। हम लोग शंख प्रक्षालन योगा में कराते हैं और आयुर्वेद में विरेचन कराते हैं, काफी दोनों पास में। हमने तो योगी जी लिंक दिल्ली में दिया तो आप लोगों ने। बहुत विरेचन कराए, वहां पे गुड़गांव में संजय भैया है ना, तो काफी जो है उधर किए जो है पंचकर्मा बहुत करवाए हैं। हाँ, नहीं, विरेचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखो आपको दोष ठीक नहीं हो रहे ना पित्त वाले, तो विरेचन आप करा लेना। मैं भी करता रहता हूँ हाई 6 ब्लड महीने। प्रेशर है, टेंशन हो, नस्या थेरेपी बहुत काम करता है। जब अपना सेंटर वहां पे साउथ दिल्ली में होता था ना, तो 4थी मंजिल पे था वहां पे, तो उस समय जो एडवांस कोर्स के वहां पे गद्दे रखे हुए थे, तो हमने उसी का टेबल बना के पेशेंट को लिटा के नस से ट्रीटमेंट किया था। हाँ हाँ। तो वो सब दिन बड़े अच्छे याद आते हैं कि तो कैसे बहुत हमने सारे आयुर्वेद को। क्वेश्चन आ रहे हैं कि लीवर को कैसे करें, टाइम भी काफी हो गया है ना, और जिसमें मैं ये हम कहूंगा डिटेल योगी डाल। जी कि देखो, शुरू में हमारे पास 4 चूर्ण से हमने शुरू किया था जब मैंने ज्वाइन किया था। आज हाँ, हमारे तब पास 4 हर चूर्ण। चीज के लिए दवाई है, लिवर के लिए भी है, किडनी के हाँ लिए भी ब्रेक संजीवनी है, लिवर के लिए लिवर टॉनिक है, हाई ब्लड प्रेशर है तो नव हृदय कल्प है, नर्वस सिस्टम वीक है तो नारायण कल्प है, ज्वाइंट वीक हो तो हमारे पास जो है संधि मित्र बटी है, रक्त की कमी है तो रक्त वर्धनी बटी है, स्किन का प्रॉब्लम है तो रक्त शोधनी बटी। तो हमारे पास आज हर चीज का दवाई है। हेयर फॉल के लिए भी पूछ रहा कोई क्वेश्चन, सुकेश कल्प का टेबलेट है, प्रकेश गोल्ड और भृंगराज तेल लगाने के लिए है। तो आप एक बार अपना प्रॉपर परामर्श लेंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा, है ना। अपना श्री तत्व का वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से मिलेगा। पाइल स्पेशुला के लिए मैंने पाइल मुक्ति ऑइंटमेंट भी है, टेबलेट। आज श्री तत्व में हर चीज अवेलेबल है। हाँ, शुरुआत तो हमने 4 पाउडर से की थी सबसे जी पहले। और जब हम उसके बाद धीरे धीरे 87 दवाई बनाई थी ना, याद है? डॉक्टर साहब ने जी जी। प्रोजेक्ट हाँ, लेके बनाई। 87 1.5 महीने के अंदर। हाँ, 87 रोज दवाई एक नहीं बनाते थे। फिर उसके बाद गुरुदेव बोले अब डॉक्टर्स को ट्रेंड करो, फिर डॉक्टर अभिषेक को ट्रेंड किया था, फिर डॉक्टर पिंकिता को ट्रेंड। आज हमने हाँ योगी जी, आज आप गुरु जी का आपके आशीर्वाद से 450 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को नाड़ी विद्या सिखाया है। अमेरिका में 15 एलोपैथिक एमडीज को नाड़ी विद्या सिखाया है। हाँ हाँ, ये तो वाकई काबिल तारीफ है कि एमबीबीएस डॉक्टर भी नाड़ी सीख पा रहे हैं, सोचिए आप, है ना। डॉक्टर साहब सालों से जुड़े हैं, हमारे साथ रहते हैं, हर कोर्स में आते हैं। डॉक्टर साहब, अभी इस समय के लिए क्या जरूरत है, लोगों को क्या ध्यान रखना है इस इस समय मौसम देखो में? जी, सबसे बड़े एक तो जैसे सर्दी का समय है तो वात और कफ दोनों जो है एक साथ प्रकोप हो जाता है। कफ का संचय होता है, वात का प्रकोप बढ़ जाता है। तो एक तो वात से बचना है तो बॉडी मसाज जरूर करना है, तो उससे क्या होगा कि कफ का संचय भी नहीं होगा, इसलिए बॉडी मसाज जरूरी है। कफ का संचय शरीर में न हो तो च्यवनप्राश का सेवन जरूर करें। और आजकल तो कोरोना से बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि अपना गिलोय और काबासुट तो लेना ही है, साथ में शक्ति ड्रॉप का सेवन करें। रात को त्रिफला हल्दी में से कोई एक आप जरूर सेवन करें। और वर्जी समय एक्सरसाइज का टाइम है, आयुर्वेद कहते हैं ना, दुगुण शक्ति, डबल एक्सरसाइज करो तो एकदम अच्छा रहेगा। हाँ, इसलिए मैं योगा 1 घंटा का करा रहा हूँ हर हफ्ते। ठीक है ना। हाँ, तो योगा जरूर सब लोग ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
और डॉक्टर सर मुझे आपसे पूछना है, अगर हम लोग अभी ये सब फॉलो भी कर रहे हैं, हाउ एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम विल हेल्प अस टू बैलेंस ऑल दिस थिंग्स? वही अब जो है ना कि अगर आनंदमय कोष में जाना है कि नहीं, तो उसमें तो कोई ना कोई गाइडेंस तो, पथ प्रदर्शक तो चाहिए ना। इसलिए गुरुदेव ने अपने टीचर्स बनाए हैं जो साइलेंस कोर्स में आपको डीप मेडिटेशन में लेके जाते हैं। तो जब आपकी चेतना को एक अनुभव आ जाता है कि ध्यान की स्थिति क्या होती है, पहले तो पता ही नहीं लगता कि तुम ध्यान में हो कि सो रहे हो, है कि नहीं। जब उस अनुभव में आने लगता है फिर आप खुद भी घर बैठे अपना कर सकते हो। इसलिए जो सहज समाधि है, तो सहज समाधि जरूर करें। हाँ, वो डेली प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। और एडवांस कोर्स में बताऊं क्या है डॉक्टर साहब, अष्टांग योग में बोला गया है, अष्टांग योग का लाभ क्या है? अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्तिर, जी विवेक ख्याति, ऐसा पतंजलि महर्षि ने बोला है। वो भी तो आयुर्वेद के प्रकांड पंडित रहे, जी 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 है ना। पतंजलि तो आयुर्वेद और योग दोनों के में उनका भारी योगदान रहा है। जी बोलते हैं कि अगर हम ये अष्टांग योग को फॉलो करते हैं तो अशुद्धि जो हमारे अंदर है आ गई है शरीर में, मन में, अशुद्धियों का क्षय होता है और आपके अंदर से प्रकाश निकलता ज्ञान का, कि मतलब जो आपके अंदर आनंद है वो होता है। और विवेक ख्याति, आपका मन ठहर जाता, देख लेता है कि दुनिया में कुछ और भी है। और ये तीनों का लाभ एडवांस कोर्स से मिलता है, क्योंकि पूरा अष्टांग योग का पालन हो रहा है। एडवांस कोर्स को आप देखिए, यम नियम का पालन हो रहा है कि नहीं, संतोष से है, हम एक रूटीन से, अनुशासन से हम काम करते हैं जब उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सभी का इस्तेमाल एडवांस कोर्स में हो रहा है। तो ये तीनों का लाभ, ये पूरा अष्टांग योग का लाभ आपको एडवांस कोर्स में मिल रहा है। और दूसरा, भगवत गीता में बताया है कृष्ण भगवान ने, क्या बताया था भगवत गीता में, कि जो चित्ता है हमारा, जो हमारी स्मरण है, मेमोरी है, इसके अंदर कुछ आवेश आ जाते हैं समय के साथ, वो निकल नहीं पाते। उनको निकालने का तरीका क्या है? समाधि। जब और ये फिर व्याधि बन जाता है। योग में बोलते हैं पहले आदि होता है फिर व्याधि बनता है, क्योंकि मन, प्राण और अन्नमय कोश मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब हम चित्त के अंदर से ये सब जो भावनात्मक कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ संस्कार रह गया जो आपके जीवन को अभी बाधित कर रहा है, उससे अगर निकलना है, पार आना है, तो हमें समाधि की आवश्यकता है। इसलिए वो 2-3 दिन, 4 दिन उसमें स्पेंड करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवत गीता में 12वें अध्याय में यही तो बता रहे थे कि जब तक आपके अंदर प्रेम की उत्पत्ति ना हो तब तक चेतना से दूर रह जाते हैं। और वो जब ऐसा होता है तो फिर आप क्या हुआ, आपकी चित्ता, जो चित्त है वो निर्मल हो जाता है और फिर प्रेम की अनुभूति होने लगती है। और आयुर्वेद के हिसाब से तभी आप स्वस्थ हो जब आप खुश हो, मस्त हो, है ना। हाँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल 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 सही है अभी जी, बिल्कुल यस। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं नाड़ी, हम लोग नाड़ी सीख सकते हैं क्या? नाड़ी अभी तो सिर्फ वैद्य लोगों को ही सिखा रहे हैं, जो नहीं बोलते, इसका सीक्रेट है ना, सीक्रेट तो सीक्रेट ही है, सबको नहीं दे सकते। हाँ, नहीं उसमें उसके बहुत लिए समय भी एक लगता है नाड़ी दुर्लभ सीखने में। ज्ञान है डॉक्टर और साहब ने मुझे इसके भी, अधिकारी होना चाहिए। हाँ, समय आयुर्वेदिक लगता डॉक्टर्स में भी जो ध्यान प्राणायाम करता हो उसको ही सिखाते हैं, सबको नहीं सिखाते। हर कोई नाड़ी नहीं सीख सकता। नाड़ी बहुत ही सूक्ष्म याद है हमने जब पहली बार नाड़ी की परीक्षा चालू करवाई थी, 6 महीने हमने कितने एडवांस कोर्स कराए थे अपने, जो डॉक्टर लिए थे, डॉक्टर पिंकिता थे, डॉक्टर अभिषेक थे, रवि भी था शायद, है ना। जी तब हमने रूटीन बनाई थी ना, इतने एडवांस कोर्स करो, हर महीने एडवांस कोर्स करते थे, ध्यान करते। जी ध्यान की गहरी अवस्था में आप नाड़ी को समझ पाते हैं, क्योंकि नाड़ी सिर्फ 3 पल्स है। उस पल्स से आपको पता करना है आपके लीवर की स्थिति कैसी है, आपके अंदर किडनी कैसी चल रही है, उसके अंदर क्या गड़बड़ है, कहाँ से आया ये जो पल्स आया है ना। जैसे आप डॉक्टर लॉकेश के साथ दूध नाड़ी करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, 3-4 महीने पहले का भी आइडिया दे देंगे आपको कि आपकी रूटीन कहाँ गड़बड़ हुई होगी। बताइए डॉक्टर साहब, कैसे कैसे बिल्कुल हम बिल्कुल। तो शास्त्र में है ना, दर्शन स्पर्शनम प्रश्न परीक्षित रोगिणाम, रोगी को देख करके, नाड़ी छू के, फिर बाद में पूछते हैं। पहले बोलते हैं आके बैठो, आंख बंद करो।
है कि तो नहीं? पूछे ऑनलाइन नाड़ी कैसे हो जाती है, इसी को बोलते हैं दूत नाड़ी। हाँ, ध्यानस्थ करके मैं आपको भी बोलूंगा, आप भी थोड़ा सा आंख बंद करके बैठो, खाली पेट हो, कुछ खा के आओगे तो फिर पूरा पूरा डायग्नोस नहीं हो पाएगा, फिर सरफेस सरफेस पे रहेगा। लेकिन जितना खाली पेट होगा एकदम एब्सोल्यूट आएगा, है ना। मन से हमको पता है ये जो दूरी है ना, ये शारीरिक रूप से होती है, मानसिक रूप से दूरी नहीं होती। ये तो साइंस भी बताती है। क्वांटम फिजिक्स में आप जाओ तो ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जब आप मन से जुड़ जाते हैं, हम जैसे इस ग्रुप में लगता हो दूर दूर है, लेकिन बात कर रहे तो हम जुड़ जाते हैं, हमें पता चल जाता है। हमें नहीं होता इंट्यूशन, आप सबको भी होता होगा, आपका कोई जानने वाला है, प्यारा है, उसके बारे में अचानक कुछ महसूस हो जाता है। कैसे होता है? आप इसमें डॉक्टर साहब ने सिद्धि हासिल की है ना, हीलिंग की। ठीक है, इसमें फिर अभी क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन समय मुझे लगता है यहीं रोक, तो हम इसको जारी रखेंगे। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आज देख रहे थे हम कैसे कर पाएंगे, मुझे लगा कि अच्छा है आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो पाए, हम सब स्वस्थ रह पाए, खुश रह पाए, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको हम जारी रखेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे हर्निया का, जैसे एक दो बार देखा मैं क्वेश्चन आया था, हर्निया को ठीक कर सकते हैं क्या आयुर्वेद से? एक लास्ट अगर ये क्वेश्चन, शुरुआती स्थिति में योगी जी, तो कुछ आसन प्राणायाम के द्वारा और पेट को अच्छे से साफ रख के उसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उसमें मसल जो है ना टियर हो जाती है, वो अपनी जगह ले लेती है। अगर पेट फुला हुआ नहीं है, गैस्ट्राइटिस नहीं है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा है तो फिर उसका हार्नियोप्लास्टी होता है, चाहे तुम आयुर्वेदिक तरीके से करो या एलोपैथी तरीके से करो, फिर वो शल्य अच्छा, अगर चिकित्सा ज्यादा एक व्याधि बन गई, ये जरूर फिर बात है कि अगर देखो एक चीज शरीर में आ गया ना, तो उसको रिवर्स करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। कई चीज हो जाती है, कई नहीं हो सकती, पर हीलिंग होती है हमारी चेतना से, और चेतना कोमल है, प्रेम से भरी है, तो सबको स्वस्थ कर देती है ना। चलिए एक प्रेयर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब एक प्रेयर कर दीजिए आयुर्वेद की, सबका स्वस्थ, सब मंगल में रहे, स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति। सबके लिए भी प्रेयर कर लेते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। है ना, हम भी सुखी रहें, हम भी स्वस्थ रहें, और सब भी रहें, ऐसी कामना करना। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।